अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग के जो लोग पीड्स में स्पेशलिटी कर रहे हैं और बीएसएन के स्टूडेंट्स के लिए जो उनका मेजर एक सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का, आज हम उसके यूनिट 1 के एमसीक्यूज़ देखेंगे और हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। और अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट हासिल करें। गॉड ब्लेस यू। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग? पीडियाट्रिक नर्सिंग का प्राइमरी गोल क्या है? व्यूअर, इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। प्रमोट करना है ऑप्टिमल हेल्थ को एंड डेवलपमेंट को। बिल्कुल कंप्लीटली छोटे बच्चों की हेल्थ और डेवलपमेंट को देखना जो है, उसको ऑप्टिमल हेल्थ को और डेवलपमेंट को प्रमोट करना जो है वो पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का प्राइमरी गोल होता है। जी स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फोकस ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग? कि पीडियाट्रिक नर्सिंग का मेजर फोकस कौन से एरिया में है? केयरिंग फॉर ओनली हॉस्पिटलाइज पेश चिल्ड्रन, क्या उन्होंने सिर्फ हॉस्पिटलाइज चिल्ड्रन को केयर करनी होती है? ऑप्शन बी, प्रिवेंटिंग इलनेस एंड प्रमोटिंग वेलनेस। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है कि आपने इलनेस से प्रिवेंट करना है, क्योंकि जैसा कि हम बच्चों में वैक्सीनेशंस करवाते हैं, और उनकी प्रमोट करना है वेलनेस को, और इसी तरह उनकी वेलनेस को हमने प्रमोट करना है। विच एज ग्रुप डज पीडियाट्रिक नर्सिंग प्राइमरली फोकस ऑन? बिल्कुल उन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जो पीडियाट्रिक नर्सिंग की प्राइमरली फोकस्ड होता है, जो जिस पर ज़्यादा फोकस होता है। तो बर्थ से लेकर एडोलेसेंस की जो एज है ये प्राइमरली फोकस्ड होती है पीडियाट्रिक नर्स की। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इन चिल्ड्रन? कि बच्चों में ऐसी कौन सी कॉमन कॉज है जिसकी वजह से उन्हें सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में रखा जाता है, लाया जाता है? क्रॉनिक डिजीज़, एक्सीडेंट, इंजरीज, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शियस डिजीज़ या साइकेट्रिक कंडीशंस? तो जो ऑप्शन बी है, एक्सीडेंट एंड इंजरीज़, ये मोस्ट कॉमनली कॉज होती है बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिशन की। बच्चे अमूमन बेड से गिर जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ फॉल होता है, तो ये सारी इंजरी जो है ये प्राइमरली फर्स्ट कॉमन, या आप कह सकते हैं कॉमन कॉज है बच्चों को हॉस्पिटलाइज में एडमिशन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग? पीडियाट्रिक नर्सिंग का इम्पोर्टेंट रोल क्या है? टीचिंग करना है पेरेंट्स को अबाउट चाइल्ड हेल्थ, ट्रीटिंग ओनली क्रिटिकल इलनेस, वर्किंग इंडिपेंडेंटली विदाउट हेल्थ केयर टीम, इग्नोर करना है फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन केयर, फोकसिंग स्लोली इन फिजिकल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। जो ऑप्शन ए है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उनका जो पीडियाट्रिक नर्स है उसका रोल है कि वो पेरेंट्स को टीच करे अबाउट हेल्थ केयर। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद द टोडलर ड्यूरिंग एन असेसमेंट? जी, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए टोडलर कहते किसे हैं। टोडलर जो डेवलपमेंटल स्टेज है ये 1 साल से 3 साल की एज होती है। इसमें आप बच्चों के साथ सॉफ्टली और फ्रेंडली टोन में बात करते हैं। ये आपकी हेल्प आउट होती है असेसमेंट के अंदर। जब आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो आपने सॉफ्टली और फ्रेंडली टोन में बात करनी है। ऑप्शन बी इसका एक्यूरेट है। विच फैक्टर ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस अ चाइल्ड रिस्पॉन्स टू इलनेस? के कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं चाइल्ड के रिस्पॉन्स को इलनेस की वजह से या हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से? तो जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं ये ऐसा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है चाइल्ड का रिस्पॉन्स, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपमेंटल स्टेजेस में जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इन्फेंसी से टोडलर और इसी तरह एडोलेसेंस तक, तो वो उनका रिस्पॉन्स जो इलनेस को होता है कॉप अप करने की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। वो स्ट्रेस को कॉप अप करने की स्ट्रेटजीज को सीखते जाते हैं। तो इस तरह डेवलपमेंटल स्टेज जो है ये इसका राइट आंसर है। एट what एज डज सेपरेशन एंजाइटी टिपिकली पीक इन इन्फेंट्स? कौन सी ऐसी डेवलपमेंटल स्टेज है जिसमें सेपरेशन एंजाइटी टिपिकली पीक पे होती है इन्फेंट के अंदर? तो 6 से 12 मंथ का जो बच्चा होता है उसमें सेपरेशन एंजाइटी जो होती है वो पीक पे होती है। जैसा कि उसका कोई टॉय या वो अपनी मदर से जब अलहदा होता है तो वो उसके लिए अग्रेसिव होता है कि मुझे अपनी मदर के पास जाना है,
और इसी तरह बच्चे जो होते हैं वो रोते हैं कि मुझे अपने लविंग वन के पास जाना है। तो ये एक सेपरेशन एंजाइटी जो होती है इस 6 to 12 मंथ की एज में पीक पर होती है। जी स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंसर्न फॉर हॉस्पिटलाइज्ड टॉडलर। हॉस्पिटलाइज्ड टॉडलर का जो प्राइमरी कंसर्न क्या होता है? ऑप्शन ए, फियर ऑफ बॉडीली हार्म, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, बोर्डरोम, फियर ऑफ न्यू टॉय। ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट। बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट होने का नहीं चाहते, होना नहीं चाहते, तो इस वजह से प्राइमरी कंसर्न यही होता है हॉस्पिटलाइज्ड टॉडलर का, सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स। What is the most effective way to reduce stress in hospitalized school age children? Allowing parental presence, ignoring their concern, keeping them in isolation. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर कि आपने उनके पेरेंट को अलाउ करना है कि वो उनके साथ रहें। जैसा कि हमने पहले भी एमसीक्यूज में देखा कि सेपरेशन जो होती है पेरेंट से वो एक प्राइमरी कंसर्न होता है, वो इन्फ्लुएंस भी करता है और ये एनजाइटी पीक पे होती है बच्चों में। इसलिए अलाउइंग parental presence is a accurate answer. What is an important aspect of pediatric pain management? बच्चों में पेन मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? ऑप्शन ए, अज्यूमिंग चिल्ड्रन exaggerated पेन, यूजिंग developmental appropriate पेन assessment tools, ignoring non-verbal cues of pain, avoiding the use of analgesic in children, giving pain medication only when crying. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल स्टेज आप उनसे पेन असेसमेंट टूल को यूज़ करेंगे। जैसा कि बच्चों में फेस वॉन्ग स्केल होता है, इसी तरह जो बड़े होते हैं उनमें न्यूमेरिकल स्केल होता है। तो इस तरह बच्चों के एज से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू देयर एज डेवलपमेंटल स्टेज आप पेन असेसमेंट टूल को यूज़ करते हैं। Which of the following is the most appropriate distraction technique for preschooler experiencing pain? जी स्टूडेंट, पूछा जा रहा है कि अगर किसी प्री स्कूलर बच्चा जो है वो एक्सपीरियंस करता है पेन को, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सी अप्रोप्रिएट टेक्निक है? तो आप उसको कोई टॉय दे दें, कलरिंग बुक दे दें, तो उसकी वजह से उसकी डिस्ट्रैक्शन होगी और वो अपनी पेन के एक्सपीरियंस को जो है वो इतना फील नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर कि आप प्रोवाइडिंग अ स्टफ्ड टॉय और अ कलरिंग बुक। What is the most common sign of dehydration in infants? Increased urination, sunken fontanelle, excessive sweating, weight gain, high blood pressure. ऑप्शन बी इज़ एक्यूरेट। बाकी तमाम ऑप्शन जो हैं वो डिहाइड्रेशन से रिलेटेड नहीं है। तो संकन फॉन्टिनल जो है, फॉन्टिनल जो होते हैं वो डिप्रेस होते हैं जब डिहाइड्रेशन बच्चों में होती है। विच इम्यूनाइजेशन इज टिपिकली गिवन एट बर्थ? हेपेटाइटिस बी जो है ये जो इम्यूनाइजेशन की जाती है, वैसे तो बीसीजी भी और हेपेटाइटिस बी दोनों दिए जाते हैं। बीसीजी जो है वो इंट्राडर्मल दिया जाता है, जबकि हेपेटाइटिस बी जो है ये 0.5 ml वैक्सीन की जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ या विद इन 24 आवर आप न्यू बॉर्न को ये वैक्सीन देते हैं ताकि प्रिवेंट किया जा सके हेपेटाइटिस बी से। और ये 0.5 ml इंट्रामस्कुलर दी जाती है बच्चों को विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ। और जो बेस्ट एरिया होता है इस वैक्सीन के लिए, रूट साइट होती है, वो होती है वेस्टस लेटरलिस मसल थाई पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड। A pediatric nurse should educate parents that the first dental visit should occur by age of 6 months, 12 months, 24 months, 3 years and 5 years. ऑप्शन बी इज़ एक्यूरेट 12 मंथ्स, क्योंकि बच्चों में जो 6 माह तक तो कुछ बच्चों के कुछ दांत निकल आते हैं, लेकिन 12 मंथ तक ज़्यादा दांत जो होते हैं बच्चों के निकल आते हैं, रप्शन हो जाती है। तो और दूसरा ये है कि वीनिंग भी उनकी स्टार्ट हो जाती है 6 मंथ पे, तो वो सॉलिड डाइट, सेमी सॉलिड डाइट लेना शुरू हो जाता है। तो जो फर्स्ट विज़िट है वो 12 मंथ पे रिकमेंडेड है, ताकि कैविटीज़ को और बच्चों के हेल्थ के स्टेटस को, डेंटल स्टेटस को देखा जा सके।
Which developmental milestone is expected in a 9 month old infants? माइलस्टोन कहते हैं क्राइटेरियाज को, कितनी एज टाइम ड्यूरेशन के साथ कौन सी ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो बच्चे ने गेन करनी होती है, जैसे कि हेड और वॉक करना, अपने सिटिंग पोजीशन में बैठना, राइटिंग करना। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 9 मंथ ओल्ड जो इन्फेंट है उसमें कौन सा डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है। सिटिंग विदाउट सपोर्ट, ऑप्शन बी इज accurate. What is the priority nursing intervention for a child with a high fever? ऑप्शन है इनकर्ज वार्म ब्लैंकेट्स, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीपायरेटिक्स। ऑप्शन सी गिविंग एक्सेसिव फ्लूइड। डी रिस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट्स। ई अवॉइडिंग पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। ऑप्शन बी इज़ द एक्यूरेट आंसर। कि आप जो प्रिस्क्राइब्ड एंटीपायरेटिक मेडिकेशन की गई है वो उसको एडमिनिस्टर की जाए ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो लो हो सके। और क्योंकि अगर एक्सेसिव टेम्परेचर रहेगा, मज़ीद टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो बच्चों में ज़्यादा डेंजरस होता है। विच कंडीशन इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद वीजिंग इन चिल्ड्रन? बच्चों में ऐसी कौन सी कंडीशन है जो एसोसिएटेड होती है वीजिंग के साथ? वीजिंग एक अबनॉर्मल एडवेंटिशियस साउंड है, ब्रेथ साउंड है, जो कि एस्थमा में सुनाई देता है। तो एस्थमा एक ऐसी पैथोलॉजिकल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होता है ब्रोंक्यूल्स का कंडीशन है, इसमें अकोमोलेशन होती है म्यूकस की और एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है ब्रोंकस का, जिसकी वजह से नैरो हो जाता है ब्रोंकाई, और ये जो कंडीशन है ये एस्थमा कहलाती है। एट व्हाट एज शुड एन इन्फेंट स्टार्ट रिसीविंग सॉलिड फूड्स? ऐसे कौन सा इन्फेंट की एज टाइम ड्यूरेशन है जब उसको सॉलिड फूड्स वो लेना शुरू कर देता है? तो 4 to 6 मंथ जो इन्फेंट होते हैं वो सॉलिड फूड ले सकते हैं, और इस प्रोसेस को वीनिंग कहा जाता है, जिसमें उन्हें लिक्विड डाइट से सॉलिड फूड की तरफ में चेंज किया जाता है। इस प्रोसेस को वीनिंग कहा जाता है। Which of the following is the best method for preventing sudden infant death syndrome? कि कौन सी ऐसे मेथड है जो कि प्रिवेंट कर सकता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से? तो ऑप्शन सी जो है, लेइंग द इन्फेंट ऑन दियर बैक टू स्लीप इज़ अ प्रिवेंटिव मेथड। बाकी ए, बी, डी और ई ऑप्शन जो है ये लीड करते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम को, लेकिन ऑप्शन सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों में सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होने के लिए। और ये कॉमनली जो है इन्फेंट में बच्चों की डेथ का एक तो पता नहीं चलता, और सडन बेबी जो होते हैं वो क्लैप्स हो जाते हैं। उसमें प्लेसिंग द इन्फेंट ऑन दियर स्टमक टू स्लीप, ये भी एक वजह बन सकती है। अगर पिलो वगैरह हो पास तो वो भी ऊपर आ जाते हैं बच्चों पे। और को स्लीपिंग विद पेरेंट्स ये भी लीड करती है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम को, लेकिन ऑप्शन सी जो है ये एक्यूरेट आंसर है। जी स्टूडेंट, विच रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट एट बर्थ एंड डिसअपीयर बाय 4 to 6 मंथ? बबिंस्की, मोरो, लैंडो, पैराशूट, स्टेपिंग। मोरो रिफ्लेक्स जो होता है ये 4 to 6 मंथ की एज में डिसअपीयर हो जाता है न्यूबॉर्न में। मोरो रिफ्लेक्स बेसिकली होता है कि जब बच्चे को आप या बच्चा लेटा हो तो जैसे ही वो कोई आवाज़ सुनता है तो एकदम से जैसे वो जाग जाता है, या अपने बाजू आर्म को और लेग्स को मूव करता है, और इसको कहते हैं मोरो रिफ्लेक्स। What is the most appropriate nursing action when a toddler refuses to eat a meal? Force the child to eat, offer the meal later without forcing, punishing the child for not eating, ignore the child refusal, offer only liquid until they eat solid food. ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट, ऑफर द मील लेटर विदाउट फोर्सिंग। बिल्कुल टोडलर एज, जैसे कि पहले भी बताया कि 1 से 3 साल की एज है, आप जितना बच्चे को फोर्स करेंगे वो उतना उसको इग्नोर करेगा। तो आपने उसको फोर्स नहीं करना, बल्कि आपने उसको थोड़ी देर के बाद फिर आपने ऑफ़र करना है खाना, तो वो आसानी से उसको ले लेगा। ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट।
What is the leading cause of death in children over 1 year of age? Infection diseases, congenital anomalies, accidental and injuries, cancer, malnutrition. ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट एक्सीडेंट एंड इंजरीज। जैसा कि पहले भी हमने एक एमसीक्यूज में देखा था कि एक्सीडेंट और इंजरीज जो है ये सबसे ज़्यादा बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटलाइज करवाती हैं या हॉस्पिटल में आने की वजूहत बनती है। तो ये एक लीडिंग कॉज है ओवर 1 year ऑफ एज चिल्ड्रन में कि एक्सीडेंट और इंजरी से उनमें डेथ की एक कॉज है। विच प्ले एक्टिविटी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ हॉस्पिटलाइज्ड स्कूल एज चाइल्ड? कौन सी ऐसी अप्रोप्रिएट एक्टिविटी है जो कि एक बच्चा जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है, जो कि स्कूल एज चाइल्ड है, उनके लिए? रीडिंग अ बुक। बिल्कुल, रीडिंग अ बुक जो है ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। हॉस्पिटलाइज्ड बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं, उनमें रीडिंग अ बुक जो है एक अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन एक्टिविटी है खेलने के लिए। A child's birth weight is expected to triple by 1 year, double by 6 months, stay the same throughout the infancy, decrease by 50% at 1 year, quadruple। जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, क्योंकि आफ्टर बर्थ कुछ दिनों में तो बेबी का वेट रिड्यूस हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये वेट गेन करना शुरू हो जाता है। तो 1 साल में उसका बर्थ से ट्रिपल वेट होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। और हेल्दी बेबी के लिए ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है कि उसका बाय बर्थ जो वेट था 1 साल तक उस साल में उसका ट्रिपल होना चाहिए। Which condition is characterized by dehydration, projectile vomiting, and palpable olive-shaped mass in infants? तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। पेलोरिक स्टेनोसिस, पेलोरिक जो पार्ट होता है वो स्टेनोसिस उसकी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो वॉमिट करता है तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन वगैरह डेवलप हो जाती है बेबी के अंदर। तो पेलोरिक स्टेनोसिस जब भी आपके पास ऑप्शन में आता है या इसके बारे में पूछा जाता है तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जो है इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट साइन है जो हमें बताता है। और ऑलिव शेप्ड मैस जो होता है इन्फेंट के अंदर पाल्पेबल होता है, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन है पेलोरिक स्टेनोसिस के। तो जब कभी भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए कि किसी इंडिविजुअल, किसी पेशेंट बेबी को प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग और पाल्पेबल ऑलिव शेप्ड मैस इन्फेंट के अंदर है तो वो क्या है, तो आपने हमेशा उसको पाइलोरिक स्टेनोसिस ही कंसीडर करना है। एट वॉट एज शुड अ चाइल्ड बी एबल टू राइड अ ट्राईसाइकिल? 1 year, 2 year, 3 year, 4 year एंड 5 year। इसका जो एक्यूरेट और करेक्ट आंसर है वो है 3 years, क्योंकि 3 years में टोडलर जो होता है वो ट्राईसाइकिल राइड करना शुरू कर देता है। What is a common characteristics of autism spectrum disorder? कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की कॉमन करेक्टरिस्टिक क्या है? ऑटिज्म जो है बेसिकली, ऑटिज्म भी इसको कहते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं, एएसडी भी कहते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर है ये एक डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें जो इंडिविजुअल होता है, जो न्यू बॉर्न होता है, जो बेबी होता है, वो उसमें इतनी कम्युनिकेशन की एबिलिटीज़ नहीं होती, वो दूसरों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करता, वो इतना सोशल नहीं होता। तो इसलिए इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसमें रेंज ऑफ सिम्टम्स होते हैं। पर्सन जो होता है वो सोशली कम्युनिकेट नहीं करता, रिपीटेटिव बिहेवियर इसका होता है, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होता है, कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होती। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो है बी, डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। इन लोगों में लैंग्वेज डेवलपमेंट और डिले स्पीच होती है। Which statement about breastfeeding is true? ऑप्शन ए, इट शुड बी डिसकंटिन्यू बाय 3 month, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी, इट प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी टू इन्फेंट्स, ये एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से मदर से बेबी में एंटीबॉडीज़ जाती हैं, जैसा कि IgA एंटीबॉडी स्पेसिफिकली जो होती है वो मदर से बेबी में ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए जाती है, जो कि बेबी के अंदर इम्यूनिटी को पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सबसे सूटेबल है,
और ट्रू ऑप्शन है। ऑप्शन सी, इट डज़ नॉट हेल्प इन बॉन्डिंग विद द मदर, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि ये बॉन्डिंग क्रिएट करता है। ऑप्शन डी, इट कॉज मोर इन्फेक्शन, नहीं, बल्कि इम्यूनिटी डेवलप होने की वजह से, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है बेबी में कुव्वत मदाफ़त पैदा होती है। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन अ चाइल्ड्स हेल्थ। और ऑप्शन ई भी बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ एक्यूरेट। Which of the following is the most appropriate pain scale for a 4 years old child? Option A, numeric rating scale. Option B, flag scale. Option C, visual analog scale. D, adult pain scale. E, GCS, Glasgow Coma scale. ऑप्शन बी इज़ एक्यूरेट, बिकॉज ये जो बच्चे होते हैं 4 साल के, ये अपनी पेन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसमें हम फेस को, फ्लैग स्केल में फेस को, लेग्स की मूवमेंट को, एक्टिविटी को, क्राई को एंड कंसोलेबिलिटी को असेस करके हम पेशेंट की या 4 इयर्स ओल्ड चाइल्ड की पेन को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको मेजर करते हैं। फ्लैग स्केल इज़ अ राइट आंसर। What is the primary purpose of administering vitamin K to newborns? Preventing infection, preventing hemorrhagic diseases, enhance weight gain, increase immune function, promoting digestion. Option B is right answer, preventing hemorrhagic diseases, because जो विटामिन K है, जो न्यूबॉर्न्स जब बेबी डिलीवर होता है तो उसमें विटामिन K प्रेजेंट नहीं होता, मदर से बेबी में प्लेसेंटा से विटामिन के क्रॉस नहीं होता, तो आप इसको सिंथेटिक फॉर्म में विटामिन के एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ताकि आप उसको प्रिवेंट कर सकें विटामिन के डेफिशिएंसी एसोसिएटेड ब्लीडिंग से। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ब्लीडिंग हो सकती है, तो उससे प्रिवेंशन के लिए आप उसको विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग से प्रिवेंट किया जा सकता है।